नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने कंसिडर करा है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया है। तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। एक डाइपोल जिसकी स्पेसिफिक लेंथ बहुत छोटी ली गई है और उसके जनरल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। जनरल पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन पैरामीटर कुछ ऐसे हैं कि विच इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल कीपिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम ये डाइपोल ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है डाइपोल का। दिस इज डाइपोल ऑफ डाइपोल जिसका ये नेगेटिव चार्ज हमने कंसिडर किया है और ये पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमने 2D कंसिडर कर रखा है। सो इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, तो हम लिखेंगे डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट जो हम लोगों को लिखनी है वो है कि डाइपोल मोमेंट विल बी इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट हमने लिख रखी है Q और उनके बीच का सेपरेशन 2D लिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक डाइपोल है। इस डाइपोल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। डाइपोल की एक्सिस को हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा है और सेंटर से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल लेके आर सेपरेशन पे हमें एक पॉइंट कंसिडर कर रखा है विच इज आर सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल एंड कीपिंग एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक पॉइंट P लिया है और इस P पॉइंट पे हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P which is represented in a coordinate system in such a manner that the separation of a point P from the center of a dipole is R and it will keeps an angle theta with positive direction of x axis। तो इस P पॉइंट को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम R, थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस P पॉइंट को R, थीटा से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है और इस P पॉइंट को अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिखें तो दिस P पॉइंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ x, y। सो इस P पॉइंट का सेंटर ऑफ डाइपोल से अगर हम पोजीशन वेक्टर बताना चाहें तो हम ये बता सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P is x I कैप प्लस y j कैप से रिप्रेजेंट करा जा सकता है इसके पोजीशन वेक्टर को। साथ में हम इस P पॉइंट को x, y को इसी को r cos थीटा I कैप प्लस r sin थीटा j कैप के टर्म में भी इस P पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो किसके रिस्पेक्ट में करनी है, जो r और r क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल से एक सेपरेशन और वो सेपरेशन जो r है वो डाइपोल से थीटा एंगल सबटेंड करा है x एक्सिस से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज अ डाइपोल and it will keeps an angle, the point P keeps an angle theta from the positive direction of x axis and on that theta there will be a point at a separation of r from the center। ठीक है, तो ये हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये इतना तो हमने रिप्रेजेंटेशन में जाना। अब अगर हम देखें तो हम इस डाइपोल को, ये डाइपोल है, इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हमारा किधर से है, -q से +q के तरफ इसका डाइपोल मोमेंट है और उस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी ले रखी है, q × 2d। अब इस P पॉइंट पे अगर हमें इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि हम ये जो लाइन है, जिस लाइन के जो सेपरेशन R है, इस लाइन के थ्रू एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे इन सच अ मैनर दैट दिस R लाइन लाई ऑन द एक्सिस ऑफ दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम ये कह ले कि ये हमारा एक डाइपोल है और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किधर है, -q से +q की तरफ, तो अगर इस लाइन को हम ऐसे एक्सटेंड कर दे
ये लाइन अगर ऐसे एक्सटेंड कर दिया जाए, कुछ मैं उसे नीचे की तरफ डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ कि ये हमने डाइपोल लिया है और इस डाइपोल से ये हमने आर सेपरेशन लिए रखी, आर सेपरेशन पे एक पॉइंट पी था। अगर इस पी पॉइंट के अलोंग हम एक लाइन ड्रॉ कर ले ऐसे, साथ में इस डाइपोल, ये जो डाइपोल हमने बना के रखा हुआ है, दिस इज डाइपोल जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, उसी डाइपोल को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस डाइपोल ने यहाँ से जो एंगल सबटेंड किया है वो थीटा एंगल है। तो अगर इस लाइन के अलोंग इस डाइपोल मोमेंट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम ये अगर कहें कि ये डाइपोल मोमेंट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि ये लाइन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस हो गई और सेंटर ऑफ डाइपोल से, ये हमने सेंटर ऑफ डाइपोल जहाँ से ये पॉइंट पास हो रही है, ये एक लाइन एक्सटेंड कर लिया और इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर और भी ड्रॉ कर लिए ये। तो हमने देखा कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा ऐसा रिप्रेजेंट करा जा सकता है इन सच अ मैनर। यहाँ के कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा जाए तो एक्स एक्सिस किसके पैरेलल है, तो हम कहेंगे डाइपोल के इफेक्टिव लेंथ के पैरेलल है। लेकिन यहाँ का कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर देखा जाए तो हमारी ये वाली एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस कहें, इसको एक्स एक्सिस कहें और इसको वाई एक्सिस कहें, तो हम कहेंगे द एक्स एक्सिस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम लाई पैरेलल टू द सेपरेशन आर सेपरेशन के पैरेलल है। तो अब देखिए, तो ये डाइपोल जो है, ये डाइपोल, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या हमने लिख रखा है, तो हम कह रहे हैं कि इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P है। तो इस P के दो कंपोनेंट यहाँ से बनाए जा सकते हैं। हम दो कंपोनेंट इसके रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट जो इस एक्स एक्सिस के तरफ होगा और वो कंपोनेंट क्या होगा, तो हम कहेंगे दिस कंपोनेंट इज P cos थीटा। ठीक है, इस डाइपोल को अगर रिजॉल्व करा जाए तो उसका एक कंपोनेंट हमारा इस लाइन के अलोंग ही आएगा, जिस लाइन के थ्रू ये OP लाइन है, और इस OP लाइन के थ्रू एक डाइपोल का कंपोनेंट आएगा। क्योंकि थीटा एंगल किससे बना हुआ है, उस OP लाइन से बना हुआ है, तो इस डाइपोल का एक कंपोनेंट अलोंग दिस एक्स एक्सिस हो जाएगी और वो कंपोनेंट क्या होगी, P cos थीटा। साथ में इसी डाइपोल का एक कंपोनेंट जो होगा वो कंपोनेंट हमारा परपेंडिकुलर टू दिस एक्स एक्सिस हो जाएगा और वो कंपोनेंट हमारा हो जाएगा P sin थीटा। तो हमने डाइपोल को रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट डाइपोल का अलोंग R हो गया और वो कंपोनेंट क्या है, P cos थीटा। एक कंपोनेंट डाइपोल का परपेंडिकुलर टू R हो गया एंड दैट कंपोनेंट इज P sin थीटा। ठीक है, तो हमने इस डाइपोल को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया, एक P cos थीटा में और एक P sin थीटा में। दिस कंपोनेंट, ऐसे मैं डाइपोल को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कहने का मतलब हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि उस डाइपोल को हमने P, जो डाइपोल मोमेंट जिसका P था, उस डाइपोल को दो पार्ट में तोड़ डाले। एक पार्ट उसका P cos थीटा है जो कि R के तरफ ही है, और एक पार्ट P sin थीटा है जो कि R के परपेंडिकुलर है। तो ये हम P sin थीटा कंपोनेंट कहते हैं और ये P sin थीटा कंपोनेंट क्या है, R के परपेंडिकुलर। नाउ अब देखा जाए तो ये P पॉइंट हमने क्या किया, एक डाइपोल के दो, इस डाइपोल के जो डाइपोल मोमेंट P था उसके दो कंपोनेंट कर लिए, दो पार्ट में तोड़ लिया उस डाइपोल को। एक पार्ट क्या है, अलोंग R है, और दूसरा पार्ट क्या है, परपेंडिकुलर टू R। तो अगर देखें तो ये जो अलोंग R वाला पार्ट है वो क्या है, P cos थीटा, और उसके रिस्पेक्ट में जो P पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में जो P पॉइंट है वो एक्सियल लाइन पे लाई कर रही है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा, डाइपोल क्या है, P cos थीटा है। जो P cos थीटा डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट जिस डाइपोल की है
उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो ये पी कॉस थीटा के एक्सिस पे ही वो लाइन लाई कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस विल इक्वल्स टू, ये पिछले केस में हम लोगों ने पढ़ रखा है और क्या वैल्यू आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह रहे हैं क्या, अलोंग आर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो उसकी वैल्यू कितनी आई, उसकी वैल्यू आई है 2kp अपॉन, क्या हमने कैलकुलेट कर रखा था, सेपरेशन का क्यूब, तो ये रहा सेपरेशन का क्यूब, दैट इज आर क्यूब। नाउ उस जब हम एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे तो एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पे, तो वहाँ पे 2kp cos थीटा थी, लेकिन यहाँ का p, ये जो डाइपोल मोमेंट p लिखा है वो इस लाइन के अलाउंग क्या है, p है या p cos थीटा है, तो हम कहेंगे p cos थीटा है, इसलिए इक्वेशन क्या बनेगा, अलोंग r हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या बना, 2kp अपॉन आर क्यूब cos थीटा। नाउ ये p पॉइंट पे, इस p पॉइंट पे अगर बात कर ले, इस p पॉइंट पे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट किधर होगा, तो हम पीछे जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल क्या होता है, उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है। तो हम क्या वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, 2kp अपॉन आर क्यूब, लेकिन ये डाइपोल जो है उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या है, p cos थीटा, इसलिए p को रिप्लेस किससे कर लिया, p cos थीटा से। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग r मिली, अलोंग r, ठीक है, ओके। अब अगर देखें तो इस डाइपोल के कारण, अभी तो हमने देखा कि यहाँ हमारा एक डाइपोल था, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना निकाला हमने, इस डाइपोल का एक कंपोनेंट इधर रिजॉल्व किया तो वो p cos थीटा आ गया, एक कंपोनेंट इधर रिजॉल्व कर लिया दैट इज p sin थीटा, p sin थीटा की डायरेक्शन किधर, इधर, p cos थीटा की डायरेक्शन किधर, इस डायरेक्शन में, और इस डाइपोल के कारण जब हमने इस पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट निकाली तो वो कितनी आई, e अलोंग r, और उसकी वैल्यू हमने लिखा है 2k अपॉन आर क्यूब, और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है, p cos थीटा, तो वो p cos थीटा। नाउ अब अगर इस डाइपोल के कारण देखा जाए तो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर पे ये p पॉइंट पड़ रहा है, तो इस डाइपोल के हिसाब से ये पॉइंट इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे इस डाइपोल के कारण, ये जो डाइपोल है उसके कारण ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे लाई किया, और इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है डाइपोल मोमेंट के। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किधर है, तो हम कह रहे हैं डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, p sin थीटा की, दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल, और उस डाइपोल मोमेंट p sin थीटा का ये इक्वेटोरियल लाइन है, और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाती है। तो अगर हम ये जो इंडिकेट किए हैं इसको अगर लिखें तो हम कह सकते हैं E परपेंडिकुलर टू R, R के परपेंडिकुलर, तो अलोंग R तो हमने निकाल लिया ये वैल्यू। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू R निकाले तो लिख सकते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आई है, तो इस डाइपोल मोमेंट के कारण आई है, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, p sin थीटा के कारण, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको मैंने लिखा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E परपेंडिकुलर टू R, एंड इसकी वैल्यू होगी, इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल रहे थे तो वैल्यू आ रही थी p के जगह पे क्या लिखा जाएगा, p sin थीटा, और सेपरेशन क्या है, r का क्यूब। तो इसका मतलब इस p पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में लाई करने वाला कंपोनेंट इक्वेशन नंबर 1 में आया है, इस डायरेक्शन में लाई करने वाला कंपोनेंट इक्वेशन नंबर 2 में आया है। नाउ इन दोनों के बीच का ये रहा एंगल, ठीक है, तो इस एंगल को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम कह सकते हैं ये इनके बीच का एंगल है। नाउ अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये कौन से एक्सिस पे है, तो ये हमने एक्स एक्सिस बनाया था, तो ये एक्स एक्सिस और ये आई एक्सिस वाई एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा क्या कहा जाएगा, 90 डिग्री। सो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों कंपोनेंट के कारण निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिजल्टेंट, जिसको
ई नेट मैं कह रहा हूँ दिस विल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इसका स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और उन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू ई पैरेलल टू आर, जिसको अलोंग आर मैंने लिखा है उसका स्क्वायर है ये, प्लस ई परपेंडिकुलर टू आर, परपेंडिकुलर टू आर उसका स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद दोनों के बाद ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, यहाँ पे एंगल कितना बना है 90, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए उसे मैंने नहीं लिखा है। नाउ अगर हम चाहें तो इसको अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, ई स्क्वायर पैरेलल टू आर की वैल्यू क्या है 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, प्लस इसको लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम कह सकते हैं k स्क्वायर यहाँ भी है, k स्क्वायर यहाँ है, रूट से अगर बाहर निकालें तो हमें मिल जाएगा k। उसी तरह से p भी कॉमन निकाल सकते हैं p, और आर क्यूब से आर क्यूब कॉमन आ जाएगा बाहर। तो हमारे पास जो रिजल्ट में मिल रहा है वो क्या है, रूट के अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में इस 4 cos स्क्वायर थीटा को हम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ लिखा जा सकता है kp अपॉन आर क्यूब, और अगर हम यहाँ से लेना चाहें तो इस 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर लिख ले तो हमें जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा जा सकता है 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा मिलके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो ये हम अगर इक्वेशन डिफाइन करना चाहे तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन मिली। ई नेट इज इक्वल्स टू क्या आया है, तो हम कह सकते हैं ई नेट इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर का क्यूब रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये हमने रिजल्ट डिराइव करा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो इट हैव सम एंगल, और अगर हम एंगल निकालना चाहें तो एंगल निकालने के लिए मैं कह रहा हूँ लेट द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जा रही है और वो यहाँ से एक अल्फा एंगल बना रही है। तो एंगल को निकालने का हमारे पास इक्वेशन होगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वाला कौन सा कंपोनेंट है, ये वाली वैल्यू ई परपेंडिकुलर वाली वैल्यू अपॉन ई पैरेलल वाली वैल्यू। अगर दोनों को रखें तो के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा और नीचे क्या बचेगा 2 cos थीटा। सो सॉल्व करने के बाद टेंजेंट थीटा बाई 2 आ गया, और जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा बाई 2, दिस इज द एंगल। क्लियर है, तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम निकाल सकते हैं। क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाल सकते हैं कब, जब हमारे पास किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और वो जनरल पॉइंट क्या है आर कॉमा थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट है। तो देखें हमारे पास इक्वेशन में डाइपोल मोमेंट भी आ गया, थीटा भी आ गया, आर भी आ गया। व्हाट इज दिस के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो हमारा इक्वेशन जो है वो आर और थीटा के टर्म्स में है। एक चीज़ अगर हम समझे तो यहाँ पे अगर ये जनरल पॉइंट आर कॉमा थीटा, ठीक है, अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। अब थोड़ा सा एक चीज़ इसमें जाने तो हम ये कह सकते हैं नाउ अगर इस इक्वेशन के थ्रू हम एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो क्या निकाला जा सकता है, क्या हम इस इक्वेशन का यूज़ करके एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे जो इक्वेशन की वैल्यू आ रही थी वो निकालना चाहे तो क्या कैलकुलेट करा जा सकता है कि या नहीं, तो हम कहेंगे हाँ करा जा सकता है। जैसे देखें तो अगर हम कह लें इफ़ थीटा की वैल्यू हम लोग 0 डिग्री ले लें,
अगर इक्वेशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लें तो यहाँ पे cos 0 इज इक्वल्स टू 1, 3 प्लस 1 दैट इज़ 4, रूट के अंदर 4 आएगा तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नेट की वैल्यू आ जाएगी 2kp अपॉन आर का क्यूब, जो कि इक्वेशन किसका है, ये एक्सियल लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। उसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रख दे तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 0, तो हमारे पास 1 निकलेगा और ई जो नेट आई है वो इक्वेटोरियल वाली वैल्यू आ जाएगी, डेट इज kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। अगर हम इस इक्वेशन में यहाँ पे जो हमारा पॉइंट P है उसे किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, r, थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है। अगर उसे हम x, y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये ज़रा देखते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या आया है, हमने जो कैलकुलेट करी है वैल्यू, वो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, ई नेट इज इक्वल्स टू kp अपॉन आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। नाउ अगर हमारे इक्वेशन में ये r, थीटा नहीं होता तो इक्वेशन को हम कह सकते हैं, अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइंट हमने x और y एक्सिस पे कंसिडर कर रखा है और ये P पॉइंट को x, y से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ से देखा जाए तो हम जानते हैं कि x इज इक्वल्स टू क्या होता है, r cos थीटा होता है, y इज इक्वल्स टू क्या होता है, r sin थीटा होता है। ये हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखे हुए हैं। दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम और दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर ले और एडअप करें तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कंडीशन पे अगर r की वैल्यू निकालना चाहे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में r की वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेसिंग दिस r इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ई नेट की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आएगी, तो हम कहें ई नेट की वैल्यू आई kp अपॉन आर का क्यूब है और r की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2, तो जिसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल 3/2, साथ में √3। अगर यहाँ से देखें तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x/r, तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर और फिर से r की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल इन टर्म्स ऑफ x एंड y, नॉट इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। क्लियर है। अब हम इस इक्वेशन को इजीली, अगर हमें x, y कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है तो हम इस इक्वेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना। अगर हमें एंगल निकालना है तो एंगल की इक्वेशन तो और भी आसान हो जाएगी। टेंजेंट थीटा की वैल्यू y/x, तो सिंपली इस टेंजेंट थीटा की जगह पे क्या रखें, y/x, और नीचे 2 तो है ही, तो दिस अल्फा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन 2x। तो दिस इज द इक्वेशन विच वी यूज टू फाइंड net value of electric field due to short dipole at any given point which is given in terms of x, y, and this equation is used to find the net value of electric field due to short dipole at any point which is given in terms of r and theta, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, x, y के टर्म्स में अगर गिवन हो और r, थीटा के टर्म्स में गिवन हो तो इक्वेशन कैलकुलेट करना आसान है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।